बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुतल्लिक है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 40, 41 और 42 को, जो कि डील करते हैं बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। और इनके अलावा 3 सेक्शंस और भी हैं, सेक्शन 43, 44 एंड 45, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर देंगे। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट डेट मस्ट बी परफॉर्म, जिसमें हमने डिस्कस किया था 3 सेक्शंस को, सेक्शन 37, 38 एंड 39। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 40, 41 एंड 42। ये सेक्शन डील करते हैं बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा। तो एज अ जनरल रूल ये है, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेगी वही पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचर के एतबार से 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि नेचर वाइज अगर देखें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन इज पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा जो है वो जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। पर्सनल नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करेगा प्रोमिजर, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वही परफॉर्म करेगा। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंडेंट है स्किल्स पर, पर्सनल स्किल्स पर, एक्सपीरियंस पर। तो लिहाजा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है प्रोमिजर के पर्सनल स्किल्स पर, प्रोमिजर के एक्सपीरियंस पर, तो एट दैट टाइम प्रोमिजर इज बाउंड टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट बाय हिमसेल्फ। और जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रोमिजर खुद परफॉर्म करे या प्रोमिजर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाए, या प्रोमिजर अपने एजेंट से भी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। तो सेक्शन 40 में बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो एट दैट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट विल ओनली बी परफॉर्म बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मगर बल्कि वो जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो एट दैट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ, और ही मे अरेंज समवन दैट इज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और हिज एजेंट कैन आल्सो परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ए एक इंजीनियर है। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि ए बी के घर का नक्शा तैयार कर देगा, क्योंकि ए क्या है, एक इंजीनियर है। अब बी ने ए के साथ इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि बी ने ए की जो पर्सनल स्किल है, ए की जो एक्सपीरियंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए बी ने अपनी रजामंदी दे दी ए को कि हां तुम ही मेरा घर का नक्शा तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहां पर यह जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। यह कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? यह कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा ए खुद ही परफॉर्म करेगा, यानी कि प्रोमिजर ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही परफॉर्म करेगा। ये किसी और इंजीनियर से नहीं कह सकता कि आप इसके घर का नक्शा तैयार करके दे दीजिए, क्योंकि यहां पर बी ने अगर कंसेंट दी है अपनी, यानी कि बी का जो रजामंदी है ए को इस वजह से दी है कि बी ने ए की जो पर्सनल स्किल है, ए की जो एक्सपीरियंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी रजामंदी दे दी है। अब यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट विल ओनली बी परफॉर्म बाय ए। सिर्फ और सिर्फ ए ही इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। और अगर ए इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले ही मर जाए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड बन जाता है, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। ए जिंदा है तब भी नहीं कर सकते, और अगर ए मर जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तब भी नहीं कर सकते, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को 100 बैल्स ऑफ कॉटन सप्लाई करेगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। चाहे ए खुद 100 बैल्स ऑफ कॉटन सप्लाई करें, चाहे ए जो है अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव से या अपने किसी एजेंट से इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाएं, तो ये जो जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ये लाजमी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिजर ही परफॉर्म करें। प्रोमिजर
किसी अपने जो उसका जो एजेंट है उससे भी वो परफॉर्म कर सकता है, अपने किसी रिलेटिव से भी परफॉर्म कर सकता है। मगर जहां पर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रोमिसर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले ही मर जाए तो एट दैट टाइम उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या उसके जो एजेंट्स हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। सेक्शन 41, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को 100 बेल्स ऑफ कॉटन सप्लाई करेगा या ए जो है बी को 1000 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल सप्लाई करेगा, और बी जो है जब ए ऑयल सप्लाई कर देगा तो बी उसको 1 लाख रुपए दे देगा। ठीक है, फर्ज कीजिए अब यहां पर ए ने सी से कहा कि आप जो हैं बी को 100 या 1000 लीटर 100 लीटर ऑयल जो है कोकोनट ऑयल जो है वो बी को सप्लाई कर दीजिए, और बी जो है आपको 1 लाख रुपए दे देगा। ठीक है, अब यहां पर सी ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया कि सी ने 100 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल सप्लाई कर दिया बी को। अगर बी ने इस ये जो परफॉर्मेंस है इसको एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में बी जो है ए के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर सी से बी ने उसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में जो है बी ए से ये नहीं कह सकता कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। ठीक है दोस्तों, और अगर बी ने सी से या सी का जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो एट दैट टाइम द प्रोमिसर विल बी बाउंड टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट बाय हिमसेल्फ। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट पर भी यही सेक्शन एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल है, ए ने बी से कहा कि मैं आपके लिए एक नक्शा तैयार करूंगा। ठीक है, और अब ए ने क्या किया, अपना ए का जो बेटा है वो भी इंजीनियर है, ए ने सी से कहा कि आप बी के घर का नक्शा तैयार कर दीजिए। अगर बी ने सी का नक्शा एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में बी जो है वो ए के खिलाफ कोई सूट फाइल नहीं कर सकता, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सूट है वो फाइल नहीं कर सकता। और इसी तरीके से बाद में बी जो है ए को ये नहीं कह सकता कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लिया है। अगर उसने उसका जो बेटा है उसका नक्शा एक्सेप्ट कर लिया है तो बाद में वो उसके खिलाफ कोई सूट फाइल नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई क्लेम नहीं लेकर आ सकता। इसी तरीके से दोस्तों सेक्शन 42 में बताया गया है डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज। डिवोल्यूशन का मतलब यह है कि मुंतकिल हो जाना। अगर आसान अल्फाज में समझना है तो डिवोल्यूशन का मतलब है ट्रांसफर, मुंतकिल हो जाना। फर्ज कीजिएगा ए, बी और सी इन तीनों ने मिलकर डी से कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, कि ये तीनों जो है ये पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी एक पार्टनर्स हैं। ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया डी से कि वो डी को 100 चेयर्स सप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 चेयर या कर लीजिए कि 1000 चेयर सप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो इस सेक्शन में बताया गया है सेक्शन 42 में कि अगर इन केस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले ए मर जाए, यानी कि ए मर जाए तो ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी और सी मिलकर ए के मरने के बाद ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद बी एंड सी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर बी भी मर जाए तो उस सूरत में ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद सी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। और इन केस अगर सी भी मर जाए तो उस सिचुएशन में ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, यानी कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर डी को 100 चेयर्स सप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी सेक्शन में लिखा गया है अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपेयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर
इन तीनों ने, यानी कि ये तीन कौन है, पेंटर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, इन तीनों ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी का जो घर है वो उसको पेंट करेंगे, ठीक है, तीनों मिलकर पेंट करेंगे। इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहां पर ए जो है वो मर जाए तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर बाउंड नहीं होंगे कि वो बी और सी के साथ मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि शायद ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पेंटर्स ही ना हो, ठीक है। तो यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंडेंट है किस चीज पर, पर्सनल स्किल्स पर। तो शायद ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पेंटर्स ही ना हो, तो उस सिचुएशन में बी और सी ही इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बी और सी की जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्ज नहीं होगी। बी और सी दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, जबकि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बाउंड नहीं होंगे। इंग्लैंड में अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ रूल ये है कि अगर एक से ज्यादा प्रोमिजर हैं, यानी कि जैसे कि 3 प्रोमिजर हैं, उसमें से एक प्रोमिजर मर जाए तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बाउंड नहीं होंगे। इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉमन लॉ विच इज प्रिवेल इन इंग्लैंड, यानी कि जो कि इंग्लैंड में जो कानून है कि अगर एक से ज्यादा प्रोमिजर हैं और उनमें से एक जो है वो फौत हो जाए, उनका इंतकाल हो जाए, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बाउंड नहीं होंगे, जबकि रिमेनिंग सर्वाइवर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी तरीके से अगर इन केस यहाँ पर एक का इंतकाल हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे, अगर बी का इंतकाल हो जाए तो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे, जबकि सी बाउंड होगा कि वो उस